वेलकम बच्चों। मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा स्वागत कर रही हूँ आपका एमएससी फाइनल का फिजिकल स्पेशल पेपर है, जो कि इलेक्टिव पेपर 4th है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें कि आप वो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करते हो जिससे कि हमें रॉ मटेरियल जो मिलता है नेचुरली, जो भी नेचर में मैटर मिल रहे हैं, उन सब मैटर्स को क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर पाओ। और एनालिटिकल केमिस्ट्री इसीलिए ऑलमोस्ट सारी ही स्ट्रीम्स ऑफ साइंस के अंदर आ जाती है। मतलब एनालिटिकल का कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा किसी एक ब्रांच में यूज होता है। ठीक है बच्चों, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ discipline which includes the methods and instrumentation for the nature of the matter। देखिए, नेचर में जो हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, उनकी भी सब्सटेंसेस की खुद की क्या नेचर है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करके एनालिटिकल केमिस्ट्री देती है। मतलब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर होल द स्ट्रीम ऑफ साइंस, जिसमें कि ऑलमोस्ट सारी ही ब्रांचेस आ जाती हैं। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कंपोजिशन दोनों ही किस चीज में हमें हेल्प करती है बच्चों, कि जो भी कंपोजिशन आपने कैलकुलेट किया है, ज्ञात किया है, उस केमिकल कंपोजिशन के थ्रू उस मटेरियल की क्वालिटी कैसी है और उसकी प्योरिटी कितनी है, हम उसको किस तरीके से और आगे मेथड्स अप्लाई करें कि वो प्योर फॉर्म में हमको मिल पाए। तो ये मेनली हमारा वर्क है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री रोल क्या प्ले करती है पूरी केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर। तो बच्चों देखो, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इनटू द साइंस और इनटू द केमिस्ट्री। तो आप देखिए बच्चों कि इसका सबसे आपको देखने पर पता चलेगा कि सबसे ज्यादा रोल ही एनालिटिकल केमिस्ट्री प्ले करती है किसी भी इंडस्ट्रियल लेवल पर या हमारे हाउस होल्ड मैटर्स में। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले हम इसका अगर रोल करते हैं कि क्या रोल प्ले कर रही है, तो आप देखो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, आपको अभी मैंने बोला कि जितने भी सब्सटेंसेस आपको मिलते हैं, जो पदार्थ नेचुरली, वो मिलते हैं रॉ मटेरियल में, जिसको हम कहते हैं कच्चा पदार्थ, है ना। अगर मान लीजिए आपको ऑयल भी मिल रहा है तो वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, वो हमें मिक्सचर होता है जो मिल रहा है, उसमें केरोसिन भी होगा, गैसोलीन भी होगा, टार भी है उसके अंदर जो ऑयल है उसकी भी अलग अलग कंपोजिशन वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑलिफिन्स एंड पैराफिन्स प्रेजेंट हैं। तो हम पहली बात तो उनको क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करें कि कौन सा कंपोनेंट कितना है, और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट भी करें। तो टेक्निक कौन सी लगानी है, और टेक्निक भी हमें ऐसी लगानी है स्टूडेंट्स, देखिए कि जहां पर हमें एक्सपेंडिचर कम करना पड़े, है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री सिर्फ ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं देती है जिससे कि आप चाहे कम मटेरियल प्रेजेंट है और उसके लिए आपने खर्चा बहुत कर दिया हो, हमें एक्सपेंडिचर कम करना पड़े और आउटपुट ज्यादा मिले, इस तरह के टेक्निक्स एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बता करके देती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री है वो है बच्चों, एक तो जो आपने देखा है सेमीकंडक्टर्स, आप लोग जानते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, यहाँ पर प्रपोर्शंस माइन्यूट कंडीशन में भी बहुत एग्जैक्ट होना जरूरी है। मतलब वैसे हमको अर्धचालक जब हम बनाते हैं तो हमें पता है कि वो प्योर कंपोनेंट एक मेटल नहीं होगा, उसके अंदर हमें इम्प्योरिटी की फॉर्म में दूसरा मेटल डालना पड़ता है, 3rd ग्रुप और 5th ग्रुप का, ये हम जानते हैं। लेकिन उसमें कितना अमाउंट डलेगा, चाहे वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में ही है, बहुत माइन्यूटली, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडस्ट्रीज में, वो एक्यूरेट मात्रा में हो, अप्रोप्रिएट प्रपोर्शंस में हो, वो हमको पता लगा करके देती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। फिर देखिए आप, इंडस्ट्रियल कोई प्रोडक्ट है और वो काम आ रहा है हाउस होल्ड में प्रोडक्ट्स में। इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है बच्चों? जो हमें घर में काम आने वाली चीजें
चीजें हैं जो जिसके बिना हम लोग सोच भी नहीं सकते आज के समय में। जैसे कि आप जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं घर में, बर्तन, वो आजकल प्योर मेटल नहीं है, वो आजकल क्या है, मिक्सचर है, अलॉयज है ना, मिश्र धातु हम जिनको कहते हैं। या अगर हम डेकोरेटिव आइटम्स की बात करें, है ना, जिसमें कि हम कांसा यूज करते हैं, ब्रॉन्ज मेटल्स जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर आपको कितने प्रपोर्शंस में मिलाना है इसको, जो कि हमारे घर में काम आने वाली चीजों में हार्मफुल इफेक्ट भी ना डाले। मतलब कि ट्रेस अमाउंट्स में भी अगर वो ज्यादा हो गया तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है। घर में अपने काम आने वाली वो चीजें हैं, तो इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कितना प्रपोर्शन होगा जो कि हार्मफुल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड सेट कर सके, एक मानक सेट कर सके, वो भी हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री ही बता करके देती है। इसके बाद बच्चों देखिए, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो भी एक ज्वलंत मुद्दा है ना, एक बहुत बड़ी समस्या जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन सिर्फ एक टाइप का नहीं है, ये हर तरह का है। और इस एनवायरमेंट में होने वाले कंटामिनेशन से केवल ह्यूमन बीइंग ही नहीं, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, जो मराइन वाटर जो एनिमल्स हैं, ओशन में प्रेजेंट हैं, वो सबके सब उतना ही इफेक्ट करते हैं। और एनवायरमेंट अगर पोल्यूटेंट से कंटामिनेट हो जाता है तो इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। इवन इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि म्यूटेशंस तक हो गए हैं, जिनको हम कहते हैं उत्परिवर्तन। मतलब जीन्स के अंदर ही चेंजेस आ गए हैं कि पूरी की पूरी स्पीशीज, है ना, वो ही अपना प्रॉपर्टी, जो उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, वो ही चेंज कर जाती हैं। तो किसी भी एनवायरमेंटल पार्ट को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं, सपोज हम एयर की क्वालिटी ही देखना चाह रहे हैं कि हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, उसमें नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, उसके अंदर हार्मफुल जो रेज है, यूवी रेज, या अगर कोई हैवी मेटल स्मोक बन रहा है तो उसकी क्वालिटी पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज कंटेंट्स। जो आजकल मोटर व्हीकल्स चल रहे हैं उससे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। तो हम इन हैवी मेटल्स का प्लस हार्मफुल गैसेस का एयर में प्रेजेंस निकाल रहे हैं, तो वो हम किसकी हेल्प से निकाल पाएंगे बच्चों? वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की ही हेल्प से हम निकाल पाते हैं। तो एनवायरनमेंट की क्वालिटी, चाहे वो पॉल्यूशन एयर का हो, चाहे कोई वाटर, हम ये पता लगा सकते हैं बच्चों कि एक तो पीने लायक पानी कौन सा है, व्हाट इज द वाटर विच इज यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग, विच कैन बी यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर। कौन सा वाटर है जो कि फार्मिंग में काम आ सकता है लेकिन वो पीने के काम नहीं आ सकता, तो हम उसको फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। कौन सा है जो केवल वॉशिंग में काम आ रहा है, तो उसके अंदर कितना हैवी मेटल प्रेजेंट है, क्योंकि बच्चों हैवी मेटल्स जो होते हैं वो ह्यूमन की बॉडी में या प्लांट्स के अंदर डिजीजेस जो क्योर नहीं हो पाती हैं जनरली, इतना हार्मफुल डिजीज को वो क्रिएट कर देते हैं। तो हम एनवायरनमेंट में जो भी वाटर, उसका एयर का जो भी हमारे पास कंटेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करना हो तो हम इन्हीं एनालिटिकल टेक्निक्स और टूल्स की हेल्प से पता लगा पाते हैं। और हम किस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, हम किस तरीके से इस पॉल्यूटेंट को हटा सकते हैं, वो टेक्निक हमें ये करके दे रही है। तो इसमें एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की है, ठीक है, बिकॉज एनवायरनमेंट से हर चीज इफेक्ट कर जाती है। फिर बच्चों एक इम्पोर्टेंट हमारा फील्ड है बहुत ज्यादा, दैट इज ड्रग एंड मेडिसिन। देखो हमें ये तो पता है कि ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है, जो कि हमको बहुत लिमिटेड अमाउंट में देने होते हैं। अगर हम कम अमाउंट में यूज करते हैं और वो अगर हार्मफुल नहीं है, वो कंपोनेंट जो कि कम क्वांटिटी में तो यूजफुल है, एज ए मेडिसिन वर्क कर रहा है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए, दैट इज ड्रग। तो हमको ड्रग और मेडिसिन में जो सॉल्ट्स हम लोग बना रहे हैं, जो उसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट्स को, तो वो ड्रग्स या मेडिसिन का सिंथेसिस जब होगा तो आपने बच्चों देखा होगा
कि अपनी डेली लाइफ में भी उसके अंदर कहीं ना कहीं आप मिलीग्राम्स लिखे हुए होते हैं, है ना, कि ये इतने मिलीग्राम की उसकी पोटेंसीज मेंशन्ड होती हैं उसके अंदर। तो ड्रग और मेडिसिन में ये जो पोटेंसीज हैं कितनी मात्रा में हो अकॉर्डिंग टू स्पीशीज, आप किस चीज के लिए, जैसे प्लांट्स के अंदर आपको कोई चीज इंसर्ट करनी है, क्योंकि प्लांट्स में भी डिजीज होती है बच्चों, और ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स में हो गया या एनिमल में जो डिजीज हो रही है उनमें हमें कितनी कितनी पोटेंसीज में वो सॉल्ट्स डालने हैं, तो उनका सिंथेसिस भी हमें उसी तरह करना होगा। और सिंथेसिस तो चलो हो गया, है ना, हमने प्रपोर्शन आइडिया से लिया, अभी हमने सिंथेसिस की प्रोसेस लगा दी। जब वो मेडिसिन या ड्रग बनकर के आती है, सिंथेसाइज हो जाती है ना, उसके बाद हम इसको सीधा अपने इकोनॉमी में, अपने मार्केट में नहीं डाल पाते हैं। हमको पहले उस मेडिसिन को टेस्ट करना होता है कि उसके अंदर वो पोटेंसी या वो अमाउंट क्या उतनी ही है जितनी की किसी ह्यूमन बीइंग को या प्लांट को या एनिमल को हार्मफुल इफेक्ट ना डाल पाए। अगर वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा रही तब तो वो अपना जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसको ऑथराइज करके अपने कानून में जो है अपने बताऊंगी मैं गवर्नमेंट लेजिस्लेशन में सबसे लास्ट में कि इन सबको गवर्नमेंट के कानून में डाला गया है कि इतना मानक होना चाहिए, तो ही ये मार्केट में आ पाते हैं जो अपनी इकोनॉमी को आगे डेवलप करते हैं। तो इस तरह से वो मेडिसिन को हम बिना क्वालिटी कंट्रोल किए कि जो हार्मफुल इफेक्ट ना डाले वही हमको सिंथेसाइज करनी होती है, तो वो भी हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री ही हेल्प कर रही है। आजकल बच्चों जो ट्रेंड है दैट इज पैक्ड फूड, है ना, खूब अपने ऑनलाइन आप लोग मंगाते हो पैक्ड फूड जो कि ऑलरेडी बेक्ड हैं, या आपने जो ऑलरेडी मार्केट से बने हुए ही खरीद लाए हैं। आजकल तो आप लोगों को हर चीजें पैकिंग मटेरियल में मिक्सिंग मिल जाती है, सीधा आप जाएं और उसको बनाएं। तो जो आपको फूड दिया जा रहा है, जो आपको सर्व किया जा रहा है मार्केट में, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है भी कि उसके अंदर कुछ फूड अडल्ट्रेशन हो गया है। तो बच्चों फूड अडल्ट्रेशन तो आपने खुद भी देखा, आपके है सिलेबस में, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे करेंगे कि एक्चुअली में जितना न्यूट्रिशन किसी ह्यूमन बॉडी को चाहिए, है ना, उतना उसके अंदर वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसकी क्वांटिटी तो आपने उतनी पैक कर रखी कि सपोज 250 ग्राम्स के अंदर इतना पोटेशियम होना चाहिए, इतना कैल्शियम होना चाहिए, इतना सोडियम होना चाहिए, तो उसके वेट के अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए, दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू। जब उसको अपन ने एक्सपेरिमेंटल किया तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसकी कम आ रही है, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं जो वेट ऐड है वो कुछ एडल्ट्रेशन कर दिया है, कुछ मिलावट कर दी है। जैसे अपन करते हैं गेहूं में कंकर वंकर डाल दिए, है ना, आटे के अंदर मिट्टी डाल दी, है ना, तो ये होता है। और धनिया पाउडर के अंदर जो है वो कीचड़ डाल दिया जाता है ना, आप देखते हो। तो ये सारी चीजें क्या है कि आजकल मार्केट में जो कानून का उल्लंघन हो रहा है, और इसीलिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको डालना है बच्चों कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यही कार्य करती है कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करती है न्यूट्रिशन की कि किसी पैक्ड फूड में कितना होना चाहिए जो कि आप मार्केट में डाल पाए। अगर वो उसको फॉलो कर पाता है तो ही उसे सर्टिफिकेशन होता है उसका, और तो आप उसको ले पाते हैं। इसी प्रकार से हम जो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मिंग, है ना, अगर हमें खेती करवानी है तो वहां पर फर्टिलाइजर्स एक तो बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजर्स जो हमारे यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स जो हम यूज कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इनका एक डेफिनेट प्रपोर्शन फर्टिलाइजर में होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे होगा, उसको हम बनाने के बाद एनालाइज करें, वो हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री ही करके देती है। ठीक है बच्चों। अब फार्मिंग के लिए भी बच्चों अपन ने देखा है कि एक सॉइल का भी हम क्वालिटी देखते हैं। इसके अलावा हम जिस वाटर के थ्रू कई बार कहते हैं ना यहाँ का पानी बहुत हार्ड है और यहाँ पर हैवी मेटल्स बहुत हैं, तो यहाँ ये फार्मिंग के काम नहीं आएगा। तो हमें ये जो पता करना होता है कि यहाँ का वाटर की क्वालिटी क्या है, यहाँ की सॉइल का पीएच कितना है, इसमें हमें किस तरह की फार्मिंग करनी है, ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हमें एनालिटिकल ही करके देती है। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात बच्चों देखो, अगर मान लीजिए आपको किसी बहुत ही खाली एरिया आपको मिल रहा है कहीं पर, तो पहले हमें यही पता करना है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर है कि नहीं है। तो उसके लिए एक आपने नाम सुना होगा जियोलॉजिकल सर्वे होता है ना, जो जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
वो भी ये काम करती है कि पहले हम वो सोर्सेज देखें कि जहां पर वो डेवलपमेंट हो सके उस तरह का जो हमें डिजायर्ड है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी जो वर्क किया जाता है, चाहे वो वाटर को रिलेटेड हाइड्रोलॉजी वर्क हो, चाहे वो मेनली अपना काम वहां पे वाटर का, ये देखो जहां पे जल है वहीं पे जीवन है, ये हमें पता है ना। तो हम कैसे, अगर हम किसी माइनिंग की बात कर रहे हैं, कहाँ पे किस तरह का भंडार मिल रहा है, कहीं पर कोई मेटल मिल रहा है किसी रॉक के अंदर, तो वो जो आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे वो चीज प्रेजेंट है कि नहीं है, वो हमको करके देता है जियोलॉजी। उसमें जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज हो रही है वो भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही लेकर के आते हैं। तो वहां पर भी हमें ये ब्रांच बहुत हेल्प करती है। और ये सारे जो भी मानक स्टैंडर्ड किए गए हैं, जो भी डिसाइड, वो सब के सब गवर्नमेंट के कानून में मेंशन्ड हैं, अलग अलग धाराएं हैं। अगर जो स्टैंडर्ड हमारे एफसीआई ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारी ड्रग मेडिसिन है या पैक्ड फूड हो गया या कोई अलॉयज हो गए, जिसके अंदर जितना स्टैंडर्ड मेंशन्ड है उससे कम या ज्यादा पाया जाता है, तो वहां पर वो अपराध की श्रेणी में आता है, वो एक क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग आता है। मतलब हमारे इंडिया के कानून में भी ये चीज जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो आप देखिए क्या कितना बड़ा रोल है इसका। अगर हम इसके रोल को नजरअंदाज करते हैं तो इसके बिना तो हमारी एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे क्या होगी, किस तरह से म्यूटेशंस हो जाएंगे प्लांट और ह्यूमन बॉडी में, उसके किस तरह की डिजीज होंगी जिस कारण से कि वो ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे उनको हम, है ना। अगर मेडिसिन का एक्स्ट्रा डोज जाता है तो हमें पता है साइड इफेक्ट्स क्या हैं उसके। तो ये सारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि हमारे एग्जिस्टेंस को ही इफेक्ट कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बात आ गई। अब हम ये जो है इतनी सारी चीजें हमने की हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं इसके थ्रू कि हम किसी भी रॉ मटेरियल में कैसे आइडेंटिफाई करें किस टाइप का एनालिटिकल टूल, या अपना सबसे पहला स्टेप हम क्या उठाएं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें उसमें। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, कि एनालिसिस का टाइप क्या होगा। और ये होते हैं बच्चों मैक्सिमम 4 टाइप्स की, क्योंकि इससे बाहर कोई टाइप नहीं हो सकती। दिस इज द टाइप्स ऑफ एनालिसिस। मैं मेंशन कर देती हूँ बच्चों आपको कि दीज आर दी टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कि हम किस किस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये 4 टाइप्स के हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट टाइप इज प्रॉक्सिमेट टाइप। सबसे पहले मैं आपको टाइप बता रही हूँ, दिस इज प्रॉक्सिमेट टाइप। सेकंड इज पार्शियल टाइप, है ना, पार्शियल एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, पार्शियल एनालिसिस, ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, ये एनालिसिस का अपन काम कर रहे हैं तो जो अपन ने फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू किया है, तो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स तो हमारे ठीक है, लेकिन जो कुछ चीजें ऐसी हैं, आपने जो बीमार व्यक्ति होते हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनमें मिनरल्स एंड विटामिन बहुत जरूरी चीजें हैं, है ना, हीलिंग के लिए। तो वो हमेशा बहुत ट्रेस अमाउंट्स में ही हमको रिक्वायर्ड होते हैं। तो उनका अमाउंट उस फूड के अंदर, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जितनी होनी चाहिए ना उतनी ही होनी चाहिए, ताकि रिकवरी ऑफ पेशेंट फास्ट हो और वो ठीक हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 4 टाइप्स के एनालिसिस होंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का क्या मतलब है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का मतलब ये है कि हम, हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर हम उस कंपाउंड को निकाल पाए जो कि मेन कंपोनेंट जिस चीज से बना हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेन कंपोनेंट, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता हो। मतलब कि हमको उसमें जैसे एक कोई रॉ मटेरियल मिला नेचर में, उसके अंदर 10 इम्प्योरिटीज हैं, मेन कंपोनेंट तो कुछ और, उसमें 10 इम्प्योरिटीज हैं। अब वो इम्प्योरिटी हो सकता है कि उस कंपोनेंट के लिए इम्प्योरिटी हो, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है ना। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों आपने देखा हुआ है कि लेड जो होता है ना, वो बहुत प्रचुर मात्रा में है एनवायरमेंट में, वो बहुत अबंडेंस में मिलता है। इतना अबंडेंस में है कि आपके घर में जो भी सैनिटरीज बनती हैं, प्लम्बर आता है ना, प्लम्बर में तो होता है लेड, तो जितने भी ये नल हैं, जो सैनिटरी वेयर्स हैं, ये सब क्या हैं, ये सब लेड के बने हुए हैं। और उसको ठीक करने वाले को प्लम्बर इसीलिए बोलते हैं बिकॉज प्लम्बम से ये बना है, और इतना प्रचुर मात्रा में ये मिलता है। और लेकिन लेड में सिल्वर की इम्प्योरिटी होती है।
अब उस सिल्वर का अमाउंट निकालना है हमें, है ना। तो वो सिल्वर लेड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको क्या करना है, वो जो मेन कंपोनेंट है उससे चाहे उस इम्प्योरिटी का कोई मतलब ना हो, हमें हर कंपोनेंट के बारे में पता लगाना है कि उसमें है क्या क्या। द प्रेजेंस ऑफ ईच कंपोनेंट इनटू द कंपाउंड वेदर इट इज कंसर्न टू द मेन कंपोनेंट और नॉट, चाहे उसका मेन अवयव से कोई मतलब है या नहीं है, हमें उसमें हर अवयव के बारे में पता लगाना है। तो दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। हम हर किसी के लिए अलग अलग मेथड लगाएंगे, बट हमें उसकी हर एक कंपोनेंट के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो दैट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। सेकेंड है हमारे पास दैट इज पार्शियल एनालिसिस। पार्शियल एनालिसिस का मतलब है कि हमको अगर किसी सैंपल में कैल्शियम का पता लगाना है सपोज, है ना, तो हमें ये मतलब नहीं है कि उसमें क्या क्या है, हम उसमें टेस्ट ही सिर्फ उसका लगाएंगे कैल्शियम का। अगर कैल्शियम वाले टेस्ट में वो फेल होता है तो मतलब इस सैंपल में नहीं, अब चाहे उसमें कुछ भी और हो, चाहे उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा हमारे लिए जरूरी है, वो प्रेजेंट है, लेकिन हम उसमें ये नहीं लगाएंगे कि उसमें पोटेशियम कितना है, हमें एक्चुअली कैल्शियम के डिजायर्ड है, तो हम उसी वाले एक्सपेरिमेंट को लगाएंगे और केवल उसी एलिमेंट की ही कैलकुलेशन करेंगे। तो एक सिलेक्टेड कंपोनेंट के बारे में अगर हमें पता लगाना है किसी सैंपल में, तो दैट इज नोन एज पार्शियल एनालिसिस। उसमें है कि नहीं, अब चाहे ये कैल्शियम का, इसमें है कैल्शियम, अब अगर हम इसमें पोटेशियम की मात्रा निकालना चाहते हैं तो हम जो पोटेशियम के लिए दी गई टेक्निक है ना वही लगाएंगे। अगर उसमें पता चल रहा है कि नील है, तो अब इसमें चाहे कितना भी कैल्शियम है कोई मतलब नहीं है, मतलब वो पार्शियल हो गया। अपन बोलते ना ये तो पार्शियलिटी कर रहा है, देखो उसमें इतनी क्वालिटी है फिर भी है ना, ये तो उसी को ध्यान में दे रहा है। क्यों? क्योंकि चाहे इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, लेकिन हमारा अभी कंसर्न पोटेशियम से है, तो हम पोटेशियम ही सिलेक्ट करेंगे। हमने एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको सेलेक्ट किया है और उसी कंपोनेंट को पूरे सैंपल में निकालना है। दैट इज नोन एज पार्शियल एनालिसिस। थर्ड टाइप है ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एनालिसिस। इससे तो आपको मतलब से समझ में आ रहा है कि जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, वो ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एक्चुअली विटामिन और मिनरल ही हैं, जो कि हमारे कहाँ से हमें मिलेंगे, या तो प्लांट एक्सट्रैक्ट होंगे या कोई एनिमल एक्सट्रैक्ट होगा, वहीं से हमें ये मिल सकते हैं। तो ये जो ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, ये मिलते भी हमें कम मात्रा में, और ऑलरेडी ही हमको इसमें प्रेजेंट ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमें कैलकुलेट करना है अगर, तो जो टेक्निक्स यूज हो रही है, तो ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस अलग होगा, बाकी की टेक्निक्स हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइक्रोन एंड नैनोज में प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज एंड